आदरणीय ऋषि शर्मा जी का और सुधा जुगरान जी का स्वागत है। कुछ लोग और आ जाएं तो प्रारंभ किया जाए। नमस्कार। समीर गांगली जी का स्वागत है। अभी क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? प्लीज बताने का कष्ट करें। नमस्कार समीर जी, क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? चलिए, एक दो लोग और आ जाएं। समीर जी शुरू करें। समीर जी, पहले तो आपको जो सलीला संस्था सलम्बूर से पुरस्कार मिला है उसके लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करिएगा। आप काफ़ी दिनों बाद बाल साहित्य में आपका पुनः आगमन हुआ, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आप आए हैं। लगातार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल रही हैं आपकी कहानियाँ। बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम बचपन और बाल साहित्य में मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं भाई ऋषि शर्मा जी का कि वो ये श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमें हाल ही में देश के प्रमुख बाल साहित्यकारों को सुनने को अवसर मिला। वरिष्ठ साहित्यकार भाई देवेंद्र मेवाड़ी जी की प्रतिभा से हम सभी परिचित हैं, लेकिन उनका व्याख्यान जो था उस दिन अद्भुत था। पूरे विश्व के बाल साहित्य का जो उन्होंने 18वीं शताब्दी से लेके 21वीं शताब्दी तक वर्णन किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आदरणीय दिव्य रमेश जी हम सबका गौरव हैं। उनका व्याख्यान भी बहुत प्रभावशाली रहा। और गोविंद शर्मा जी तो खैर एक प्रतिभाशाली रचनाकार हैं ही। इसी श्रृंखला में आज मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है। दोस्तों, मैं बाल साहित्य का कोई विद्वान नहीं हूँ। सुधा आदेश जी आ गई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। मैं कह रहा था कि मैं बाल साहित्य का कोई विद्वान नहीं हूँ, सिर्फ माँ सरस्वती का एक पुजारी हूँ, उनकी उपासना करता हूँ और उनकी प्रेरणा से साहित्य की 3 विधाओं, बाल साहित्य, प्रौढ़ साहित्य की कहानियाँ और व्यंग्य में लिखने का आशीर्वाद मुझे मिला है। जहाँ तक प्रौढ़ कहानियों की बात है तो वो मैं अपनी साहित्यिक क्षुधा शांत करने के लिए लिखता हूँ, और जब व्यवस्थाओं की कुव्यवस्थाओं से मन व्यथित हो जाता है तो अपने अंदर की तिलमिलाहट निकालने के लिए व्यंग्य लिखता हूँ। बहुत राहत मिलती है। लेकिन बाल साहित्य को लिखना मैं अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि समाज ने, इस देश ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावी कर्णधारों के माध्यम से इस राष्ट्र को कुछ लौटाएं। जब भी बाल साहित्य की बात चलती है तो मुझे बच्चों के प्रिय चाचा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक व्यक्तित्व याद आता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था कि मैं हैरत में पड़ जाता हूँ जब लोग किसी राष्ट्र का भविष्य जानने के लिए नक्षत्रों और सितारों की बात करते हैं। यदि किसी राष्ट्र का भविष्य जानना है तो बच्चों की आंखों में देखो, कैसे स्वप्न जगमगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य की बागडोर
उन्हीं के हाथों और उन्हीं के कंधों में है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आज के साहित्यकार यह जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि वे देश के भावी कर्णधारों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उत्कृष्ट साहित्य दे सकें? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना पड़ेगा। मुझे यह कहते हुए कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुर्भाग्य से हिंदी साहित्य में बाल साहित्य को दोयम दर्जे का समझा जाता है। इसीलिए ज़्यादातर वरिष्ठ साहित्यकारों ने इससे दूरी बना रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बाल साहित्य का सृजन किया तो हमें बाल साहित्यकार का ठप्पा हमारे ऊपर लगाकर हमें मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यह विडंबना हिंदी साहित्य में ही है। आप अगर अपने ही देश में देखें तो बंगला साहित्य में सभी बड़े साहित्यकारों ने, चाहे आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी की बात करें या किसी की बात करें, सभी ने उत्कृष्ट बाल साहित्य का सृजन किया है। और अंग्रेजी में W.H. डेविस जैसे लोगों ने बाल साहित्य का सृजन करके ही अपना न केवल स्थान बनाया है बल्कि साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक पर अंग्रेजी में विलियम गोल्डरिंग जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार तो छोड़िए, क्या हम अपने देश में कल्पना कर सकते हैं कि बाल साहित्य की किसी पुस्तक पर किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार या व्यास पुरस्कार मिले? कभी नहीं। बाल साहित्य को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। और कई बार जब बाल साहित्य हम लोग लिखते हैं तो ये मान लेते हैं, भाई ओम प्रकाश जी आ गए हैं, किशोर श्रीवास्तव जी आ गए हैं, इनका सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी ने भी कोरोना से बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ज्योत्सना जी का स्वागत है। तो बाल साहित्य का सृजन जब हम लोग करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बच्चे के बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, और इसलिए बाल साहित्य के नाम पर हम लोग कई बार उन्हें बचकाना साहित्य परोसने लगते हैं। दरअसल हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रसिद्ध बाल उपन्यासकार वाटरशिप डाउन ने कहा है और रिचर्ड एडम्स ने भी कहा है कि बच्चों को हम जितना समझदार समझते हैं वे उससे कहीं बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। अगर विश्वास न हो तो मैं दो छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा। एक 5 साल के बच्चे के साथ आप बैठकर कोई नई फिल्म देखिए, उसके बाद अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि फिल्म में कितने गाने थे, 5 या 6 या 7, तो शायद हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन 5 साल या 6 साल का बच्चा उन सभी गानों के नाम बता देगा। मोबाइल पे कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, हम लोग उसको सीखने में कई कई दिन लगा देते हैं, लेकिन एक 5 साल का बच्चा फटाफट उसे ऑपरेट करने लगता है। कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई कंप्यूटर हो, हर तरीके से वे हमसे आगे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है? दरअसल उनकी बुद्धि हमसे ज्यादा तीव्र है, सिर्फ हमारे पास अनुभव ज्यादा है, उनके पास अनुभव की कमी है। लेकिन उनके अंदर सीखने की ललक, एक उमंग है, और इसलिए उन्हें किसी भी तरीके से सेकेंडरी समझना उनके साथ अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि सारी समस्या इसलिए है कि हमने बच्चों के साहित्य का नाम बाल साहित्य रख रखा है। मैं नहीं जानता इसके पीछे कारण क्या है।
दरअसल बाल उचित होता कि अगर बाल साहित्य का नाम प्राथमिक साहित्य रखा जाता, क्योंकि यह जितना बच्चों के लिए आवश्यक और लाभदायक है उससे कहीं ज्यादा बड़ों के लिए। सभी प्रौढ़ व्यक्तियों को बाल साहित्य पढ़ना चाहिए ताकि वे बाल मनोविज्ञान को समझ सकें। अपने देश में हर चीज की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, यहां तक कि अब नवविवाहित लोग जो शादी करने जा रहे हैं तो ब्राइड और ग्रूम के भी ट्रेनिंग के अरेंजमेंट अपने देश में हो गए हैं कि शादी के बाद कैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में पेरेंटिंग की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। एक अभिभावक को अपने बच्चे को कैसे पालना चाहिए हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। या तो अनुशासन के नाम पर हम इतना सख्त हो जाते हैं कि बच्चा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या उद्दंड हो जाएगा, या हम उसे इतना अधिक लाड़ प्यार दे देते हैं कि वो बिगड़ जाता है। तो पेरेंटिंग की ट्रेनिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है देश में, और इसका एक सशक्त माध्यम ये हो सकता है कि बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी बाल साहित्य को पढ़ें, उसके मर्म को समझें। जैसे कि अभी कुछ दिनों पूर्व सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा के साथ एक सब्जेक्ट लॉ का यानी कानून का कंपलसरी किया है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर को कानून का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बाल साहित्य का भी होना चाहिए, ताकि हम सब उससे परिचित हो सकें, रूबरू हो सके, उसकी आवश्यकता और महत्व को समझ सकें। बहुत सी बातें हैं कि बाल साहित्य का भी आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में, जैसे मैंने कहा, साहित्य में 2 दर्जा है, कारपोरेट जगत ने भी 2 दर्जा प्रदान कर रखा है। एक एक करके बाल साहित्य की सारी पत्रिकाएं बंद होती चली जा रही। पराग तो चंदा मामा, ये तो सब इतिहास बन गए। अभी अभी 2 महीने 3 महीने पहले नंदन भी बंद हो गया। हम सब लोग, कई पीढ़ियां हमारी नंदन के साथ बड़ी हुई हैं, और हम लोगों ने बहुत से अपनी संस्कृति, नैतिक मूल्यों को नंदन से सीखा है। लेकिन कॉर्पोरेट जगत का एक मात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, संस्कार देने की जिम्मेदारी वो अपनी नहीं समझते हैं। अभी जनवरी में एक बहुत अच्छी पहल हुई थी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में देश भर से 100 से अधिक बाल साहित्यकारों की एक बैठक बुलाई थी, और उसमें सभी को बोलने का मौका दिया गया था एक एक करके। तो मैंने उसमें 2-3 बातें रखी थी जिसको आयोग ने कहा था कि वे सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। उसमें से पहली बात ये थी कि हम लोग जब बच्चे थे तब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में पुस्तकालय जरूर होते थे, और हम लोग वहां जाके पत्रिकाएं और पुस्तकों को पढ़ के लाभान्वित होते थे। लेकिन आज पुस्तकालयों की परंपरा लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो मैंने आयोग से मांग की थी कि रेरा कानून जो अभी बनाया गया है उसमें इस आशय का संशोधन होना चाहिए कि जब भी किसी कॉलोनी का नक्शा पास किया जाता है शहर में, तो उसमें बताया जाता है कि साहब इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, बारात घर है, क्लब है, तो उसमें पुस्तकालय की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? तो रेरा कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए कि किसी भी कॉलोनी का नक्शा तभी पास होगा जब वहां पे लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। आज हम कहते हैं कि बच्चे किताब पढ़ते नहीं हैं। अरे हम इन्हें पढ़ने का अवसर कहाँ देते हैं? अगर लाइब्रेरी होगी
तो बच्चे वहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल उन किताबों को ज़रूर पढ़ेंगे। तो आयोग ने आश्वासन दिया था कि वो पार्लियामेंट के जिम्मेदार अधिकारियों तक ये बात अवश्य पहुंचाएंगे। ये बात मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि वहां पे हमारे बहुत से साथी नहीं थे। आप लोग भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और मांग कीजिए। दूसरा, मैंने कहा था, मंजरी जी नमस्कार, अंजू छारिया जी नमस्कार, काफ़ी लोग आ गए हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि हिंदुस्तान पहला राष्ट्र है जिसने सभी कंपनीज के लिए CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी रूप से मैंडेटरी किया है। यानी उन्हें अपने शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए खर्च करना पड़ता है। और उसमें पहले साल 10,000 करोड़ का फंड आया था। अब मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार करोड़ रुपए सालाना का फंड आता है। उससे वो लोग महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब कार्यों पे खर्च करते हैं। तो उसका कम से कम 10% राशि बच्चों के पुस्तकालयों के निर्माण के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्षों में हर शहर में, हर कॉलोनी में पुस्तकालय उपलब्ध हो जाएंगे। मंजरी शुक्ला जी वहाँ पे उपस्थित थी, शायद उनको याद होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ सारे साहित्यकार ही हैं, वो लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। अब अगर बाल साहित्य मैंने कैसे लिखा इसकी बात करूं तो बचपन की बहुत सी यादें हैं जो साथ साथ चलती हैं और कहीं न कहीं हमारे लेखन में वो परिलक्षित होती रहती हैं। मैंने जब लिखना शुरू किया बच्चों के लिए, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमें ज्ञान सीखने को मिले तो बुरे से बुरे व्यक्ति से भी ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें अच्छाई न हो। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने जब रावण मृत्यु शैया पे पड़ा था तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ रावण से राजनीति की शिक्षा लेकर आओ, और लक्ष्मण जी गए थे, बाकायदा शिक्षा लेके आए थे। तो मेरी पीढ़ी के या मुझसे 10-20 साल छोटे लोग जो हैं उनको याद होगा कि अपने देश में एक फिल्मकार थे दादा कोंडके, जिनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आया था। उन्होंने लगातार 12 फिल्में दी थीं जो सिल्वर जुबली रही थी। ऐसा रिकॉर्ड आज तक किसी भाषा में नहीं बना है। लेकिन वे डबल मीनिंग की फिल्में बनाते द्व्यर्थी, जो ज्यादातर अश्लील होती थी। जैसे शीर्षक भी उनके अजीब होते थे, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ये तो सबसे माइल्ड, अदरवाइज बड़े गंदे शीर्षक होते थे। मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन एक चीज मैंने उनसे सीखी। उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जब फिल्म बनाता हूं और उसका प्रीमियर करता हूं तो दूसरे लोगों की तरह बड़े बड़े स्टार और जो समाज की विभूतियां हैं उनको आमंत्रित नहीं करता हूं, बल्कि मैं रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, सड़क पे खोंचा लगाने वालों को, कुली को, इनको आमंत्रित करता हूं। पिक्चर हॉल में बैठाल के अपनी फिल्म का प्रीमियर करता हूं। चुपचाप मैं भी बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझको मालूम है मेरे दर्शक यही हैं। तो फिल्म बनाते समय जहां मैंने सोचा था कि दर्शक हंसेंगे, अगर वे नहीं हंसे तो मैं उस सीन को दोबारा शूट करता हूं। तो दादा कोंडके की इस बात ने मुझको बहुत अपील किया। तो शुरुआती दौर में मैं जब बच्चों के लिए कहानी लिखता था तो कई बच्चों को बैठाल के कहानी सुनाता था, और जहां मुझको लगता था कि बच्चों को हंसना चाहिए वे नहीं हंसे, या जहां मैंने सोचा था कि बच्चे अब क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से पूछेंगे कि आगे क्या हुआ, अगर उन्होंने नहीं पूछा तो शायद मेरे लेखन में कोई कमी रह गई है और मैं उस रचना को दोबारा लिखता था। फिर धीरे धीरे परिपक्वता आती चली गई। अब जो कुछ लिखा है आप लोगों के सामने है।
अगर अपने बचपन की बात करूं, क्योंकि विषय भी है बाल साहित्य और बचपन, सभी रचनाकारों ने अपने अपने बचपन जी के बारे में बताया। दिव्य रमेश जी ने बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण सुनाए, तो एक दो संस्मरण मैं भी सुनाना चाहूँगा। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता, बिल्कुल शायद कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजकुमारों जैसा रहा। हमारे पुरखे लखीमपुर में एक कस्बा है धौरारा, वहाँ के बड़े ज़मींदार थे। बाबा हमारे राय बहादुर थे। काफ़ी बड़ी हवेली थी और बड़ा सा चबूतरा, आगे पीछे हज़ारों मीटर ज़मीन छूटी हुई थी, तो जिसमें हज़ारों आदमी एक साथ आ जाते थे। तो हम लोगों को खेलने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ढेर सारे बच्चे आ जाते थे और वहीं पे हम लोग खेलते कूदते थे। तो कुछ बातें इससे फ़ायदे भी मिले, कुछ नुकसान भी हुए। फ़ायदा ये हुए कि हम लोग बिल्कुल ग्रामीण अंचल में थे, शहर से बहुत दूर, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन पिताजी सारी पत्रिकाएं और पुस्तकों को मंगाते थे और हम लोगों को, शायद हमारा ही परिवार उस क्षेत्र में ऐसा था जिसे ये सुविधा प्राप्त थी कि हर तरीक़े के साहित्य पढ़ने को मिल जाता था। लेकिन बचपन में बहुत सी चीज़ें मिस भी की। जैसे मैं जब भी बाहर जाता था गांव में, तो साथ में कोई ना कोई आदमी ज़रूर लगा दिया जाता था, अकेले नहीं भेजा जाता था। छोटी सी एक नदी थी, उसमें नहाने और तैरने का अवसर तो कई बार मिला, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रह गई, जो मैंने अभी एक लेख में भी लिखा था, कि मैं जब दूसरे बच्चों को देखता था गांव के, कि वो भैंस की पीठ पर बैठ कर जो सवारी करते थे, वैसे ऐसे ठुमक ठुमक के भैंस चलती थी, तो मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मुझको भी बैठने का अवसर मिले, लेकिन किसी ने मुझको कभी बैठने नहीं दिया। वो एक ख्वाहिश रह गई, शायद अब कभी कोई कहेगा भी तो संकोचवश बैठ नहीं पाऊंगा। मेरे गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी बहती है, शारदा, लेकिन उसमें हर साल बाढ़ आती है और हज़ारों एकड़ ज़मीन काट देती है, पूरे पूरे गांव साफ कर देते हैं। तो हमारे गांव के पास ही एक छोटी सी स्टेट थी, समंदहा, वहाँ पे राजा साहब का किला था। रात में नदी ने उस पूरे किले को काट दिया था और किला नदी में समा गया था। तो वो याद मेरे जहन में कहीं बसी हुई थी। उसी को आगे आकर मैंने उपन्यास डूबा हुआ किला में लिखा। घटना स्थल वही है, शारदा नदी, किला भी लगभग वही है, नदी में समाया हुआ, लेकिन बाकी घटनाएं काल्पनिक हैं। और इस उपन्यास में मुझको भारत सरकार का प्रसिद्ध पुरस्कार, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला। और शायद ये बचपन की स्मृति थी जिसने इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा दी। हाई स्कूल की तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं जिला मुख्यालय लखीमपुर आ गया। तो यहाँ पे आके बचपन को जीने का भरपूर अवसर मिला। खूब छूट का फ़ायदा उठाया और हमारे एक कज़िन थे बिल्लू भाई, हम दोनों लोग, कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होती थी जिसे न देखते हो। जहाँ मौका मिला भाग लिए और इतने बदनाम हो गए थे कि हम दोनों लोग अगर 3 घंटे के लिए गायब हुए तो घर वाले जान जाते थे कि दोनों बदमाश पिक्चर देखने गए हैं। तो बहुत डांट पड़ती थी। फिर हम लोगों ने एक तरीका निकाला, पड़ोस में एक नया पिक्चर हॉल खुल गया, तो पिक्चर देखने जाते तो जैसे इंटरवल होता था हम दोनों लोग दौड़ के घर आते थे और अपने अपने छोटे भाइयों से मारपीट कर लेते थे और उसके बाद फिर भाग जाते थे पिक्चर हॉल। तो इस तरीके से केवल 1.5 घंटे की एब्सेंस होती थी और पता नहीं चल पाता था किसी को कि हम लोग पिक्चर देख के आ गए। लेकिन धीरे धीरे ये भी पोल खुल गई। तब हम लोगों ने तय किया कि भाई अब तो बहुत सख्ती होने लगी है, तो ऐसा करते हैं, एक टिकट खरीदो, आज आधी पिक्चर तुम देखो, इंटरवल के बाद हम देखेंगे और अगले दिन इसको उल्टा कर लेंगे। कुछ दिन ये चला, लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि जो बाद में पिक्चर देख आता था उसको अगले दिन फर्स्ट हाफ देखने में मज़ा नहीं आता था।
तो ये स्कीम भी फेल हो गई। खैर, इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कानपुर आया। तो यहाँ मेरे मित्र थे सुरेश अग्रवाल जी, जो आगे चल के बहुत बड़े पद पर पहुँचे, यूपीपीएससी के मेंबर भी हो गए। वो भी पिक्चर के बहुत शौकीन थे, यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। इतनी कुशाग्र बुद्धि कि जिन प्रोफेसर्स की किताबें कोर्स में चल रही थी उनको जाके बताते थे कि आपकी किताब में ये गलती है, और वो लोग उसको ठीक करते थे। लेकिन कोई पिक्चर वो भी नहीं छोड़ते थे। उस ज़माने में 4 आने घंटे पे साइकिल किराए पे मिलती थी। हम दोनों लोग साइकिल लेके पूरे कानपुर में जो भी पिक्चर हॉल पिक्चर लगता था देख के आते थे। तो पिक्चर देखने का बहुत शौक़ रहा, और शायद इसी वजह से मेरी कई कहानियों में कुछ ऐसा झलकता है कि इनमें फिल्में बन सकती हैं। और एक घटना और बताऊं, अज्ञानता की भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। अच्छा हाँ, मैं कानपुर का जिक्र कर रहा था, तो वहाँ हॉस्टल में हम लोगों के महाराज मेस चलाते थे, बहुत ही गंदा खाना देते थे। सब्जी और दाल में कंपटीशन होता था कि पानी किस में ज़्यादा है। 1 रुपये 15 पैसे की डाइट खाने की होती थी। तो एक बार हम लोगों ने हड़ताल कर दी। वो हमारे जीवन की पहली हड़ताल थी। हम लोगों ने कहा कि ये महाराज लूटता है, इसका बनाया खाना नहीं खाएंगे। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है भाई, एक दिन आप लोग खाना बना के देख लीजिए क्या कास्ट आती है। तो हम लोगों ने मेहनत करके पूरे हॉस्टल के लिए खाना बनवाया, लेकिन हमारी जो लागत आई वो 1 रुपये 25 पैसे पर डाइट आई। तो महाराज भिड़ गए कि अब तो मैं खाने के पैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि 1 रुपये 25 पैसे आपकी लागत आई, इसके ऊपर प्रॉफिट मैं 1.5 रुपये लूँगा। बड़ी मुश्किल हुई, साथियों की खूब गालियाँ मिले कि बे तेरे पीछे पैसे और देने पड़ेंगे। तो साहब हम लोगों ने महाराज से क्षमा मांगी और हड़ताल वापस ले ली। तो मेरे जीवन की पहली और अंतिम हड़ताल थी जो असफल हो गई थी। फिर मैंने आगे चल के एक कहानी लिखी और हड़ताल वापस हो गई। काफ़ी पसंद किया था लोगों ने। उसमें घटनाक्रम कुछ और था, लेकिन उसके बैकड्रॉप में, नेपथ्य में वही हमारी हड़ताल की असफलता थी। तो इसी तरीके से गाड़ी चलती रही। और बाल साहित्य का बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। तो बाल साहित्य पे लिखना तलवार की धार पे चलने के समान होता है, क्योंकि अगर हमने जरा से भी असावधानी बरती तो नुकसान हो सकता है। मुझको एक घटना याद है कि मैं बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का रहा होऊंगा। तो मैंने एक किताब देखी थी, उसमें चित्र था कि एक राजकुमार पलंग पे सो रहा है और नीचे से एक सींग वाला राक्षस उस पलंग को उठा के लिए चला जा रहा है। उस चित्र को देख के मैं इतना घबरा गया कि कई वर्षों तक जब भी कमरे में हमको अकेले भेजा जाता था, मुझको डर लगता था कि मुझको कोई राक्षस उठा ले जाएगा। तो हमें कहानियाँ लिखते समय मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि इस कहानी का बच्चे के मस्तिष्क पर कोई कुप्रभाव न पड़े, मनोरंजन के स्थान पर कहीं वो भयभीत न हो जाए। अगर मनोरंजन की बात की जाए तो कई बार मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ जब बाल साहित्य के विद्वानों और मर्मज्ञों की बहस सुनता हूँ। अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाल कहानियों में शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नैतिक संदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए कोर्स की किताबें होती हैं और साहित्य मनोरंजन के लिए होता है। कुछ लोगों का ये कहना है। उनका कहना कहानियाँ फन के लिए होती हैं। अगर फन नहीं होगा तो बच्चे उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बाल साहित्य में शिक्षा जरूर होनी चाहिए। शायद थोड़ा थोड़ा दोनों विचारधाराएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन उचित होगा कि बीच का मार्ग
निकाला जाए। यानी मैं समझता हूं कि बाल साहित्य में शिक्षा, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ विद्वान सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि बाल कहानी में कोई न कोई शिक्षा और नैतिक संदेश अवश्य होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से, मनोरंजक शैली में, ताकि बच्चे को पता भी नहीं चल सके कि उसे एजुकेशन दी जा रही है। तो मनोरंजक शैली में अप्रत्यक्ष शिक्षा दे देना ही हमारी निपुणता है, हमारी कलाकारी है। अगर हम इसमें सफल हैं तो बाल कहानी सफल होगी, और अगर हम यह दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो हमें बाल साहित्य लिखने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण पंचतंत्र और जातक की कहानियां हैं। हर कहानी, पंचतंत्र की और जातक कथाओं की कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिसमें नैतिक शिक्षा न दी गई हो, लेकिन वो मनोरंजन की चाशनी में सराबोर है, इतनी कि बच्चा एक बार शुरू कर देता है तो उसका अंत किए बगैर उसे चैन नहीं मिलती, लेकिन उसे कहीं नहीं लगता कि उसे एजुकेशन फीड किया जा रहा है। खैर, पंचतंत्र के स्तर तक पहुंच पाना शायद हम लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई मैसेज हम ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ राइटर आखिर में लिख देते हैं कि तो बच्चों हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि डॉट डॉट डॉट, अगर किसी लेखक ने यह लिखा तो मैं समझता हूं कि वह अपनी बात कहने में पूर्णतया असफल रहा। आखिर उसको बताना क्यों पड़ रहा है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिली? वो शिक्षा तो बच्चा स्वयं ग्रहण करेगा। तो हमको लगता है धीरे धीरे टाइम काफ़ी हो रहा है और वेबिनार की भी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अमूल्य होता है। जीवन में हमें सब कुछ दोबारा हासिल हो सकता है, लेकिन बचपन दोबारा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग जो जीवन जी आए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का वह जीवन हमसे बेहतर हो। और एक आधी चीज़ों का जिक्र जाते जाते मैं और करना चाहूँगा। मेरी एक चित्रकथा है, वह हंस दिया, छोटी सी, बहुत छोटी सी रचना है, और इसका विश्व की अब तक 115 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और तमिल, सिंगला, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषा में इस पे एनिमेटेड फिल्में भी बन चुकी हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा इसका, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यह ज़रूरत से ज़्यादा छोटी किताब है। वे सही हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए प्रथम बुक्स का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये देश की प्रतिष्ठित एनजीओ में से एक है। इनकी 10,000 मोबाइल लाइब्रेरीज़ हैं, और ये बेसिकली मलिन बस्ती यानी स्लम्स में जाके बच्चों के बीच पे काम करते हैं। तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहने लगे कि हम 3 से 4 साल के बच्चों के लिए एक कहानी की किताब तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसी किताब हो कि उस कहानी में कोई कहानी न हो। तो मुझे बड़ी पहेली सी लगी। मैंने कहा ये कैसे संभव है कि कहानी में कहानी न हो? तो उन्होंने कहा भाई 3 साल से 4 साल का बच्चा कहानी क्या पढ़ेगा? हम चाहते हैं कि ऐसी पुस्तक हो 16 पेज या 24 पेज की, जिसमें सब कुछ चित्र बोलते हों, 1-2 छोटे छोटे वाक्य हों, जिसमें जहाँ तक संभव हो हाफ लेटर न हो, मात्राओं से बचा जाए, और उस बच्चे को इस किताब को पढ़ के एक बार सुना दिया जाए। उसके बाद वो बच्चा किताब के पन्ने पलटता रहे और उस चीज़ को दोहराता रहे और हंस दे।
मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य लगा, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की और काफ़ी मंथन किया। तो हम देखते हैं, आरोप लगाते हैं कि आज के बच्चे बहुत हिंसक हो रहे हैं, बात बात पे आक्रोशित हो रहे हैं, हिंसा का मार्ग अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इसके लिए दोषी कौन है? या हम आरोप लगाते हैं कि बच्चों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बहुत आ गई है, वो किसी दूसरे का सफल होता नहीं देख सकते। लेकिन हम इस बारे में भी नहीं सोचते कि इसमें दोष बच्चों का है या बड़ों का। तो मैंने इस पर विचार किया। एक चीज मुझे कौंधी कि घर में आप गौर करें, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बाद वाले जनरेशन, सब लोग, उनके घर में जब छोटा बच्चा आता है दौड़ता हुआ, किसी चीज़ से चोट लग जाती है, मेज से टकरा गया, पलंग से टकरा गया, ड्रेसिंग टेबल से टकरा गया, कुर्सी से टकरा के गिर गया, जो रोने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस टेबल को, उस कुर्सी को, उस मेज को या उस पलंग को मार देते हैं। अब कहते हैं देखो मैंने इसको मार दिया। बच्चा हंसने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहां हमने बच्चे को क्या सीख दी कि जिसने हमको चोट पहुंचाई है हमें उसको मारना है। और यहीं से बच्चे के अंदर एक बदले की भावना जन्म लेने लगती है। दूसरा, हमारे बच्चों के समकक्ष दूसरे बच्चे होते हैं, हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा थोड़ी और मेहनत करो, उसको हराना है, उससे जीतना है। ठीक है, अच्छी चीज है, आपके बच्चों को सफल होना चाहिए, लेकिन अनजाने में आप बच्चे में एक प्रतिद्वंद्विता की भावना भर देते हैं। और यही कारण है कि ये बच्चा जब आगे चल के बड़ा होता है तो उसके अंदर आक्रोश भरा रहता है। एक बात यहाँ और ऐड कर दूंगा जो इस कहानी में नहीं है, वह ये कि पहले बड़े परिवार होते थे, 4-5 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो जो भी चीज़ आती थी बड़े भाई को दी जाती थी और कहा जाता था जाओ सब लोग आपस में बांट लो। तो बच्चों में वहीं से चीज़ों को शेयर करने की भावना जन्म लेती थी। लेकिन आज न्यूक्लियस फैमिली एक ही बच्चा होता है, हम उसकी हर मांग पूरी करके ज़िद्दी बना देते हैं। और चूंकि अकेला बच्चा है तो कभी उसको पता ही नहीं रखता है कि कोई चीज़ शेयर करनी है। जो मांगा वो मिला। उसके बाद वो जब बड़ा होकर समाज में आता है और उसको नो सुनना पड़ता है, ना सुननी पड़ती है, या कोई चीज़ शेयर करनी पड़ती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। खैर, तो बात उस पुस्तक वह हंसदिया की थी, तो उसमें मैंने 2 चीज़ें सोचा कि बच्चों को दिया जाए कि एक तो अगर हमें किसी से चोट लगी है तो हमें उसे मारना नहीं है। दूसरा, हमको किसी को हराना नहीं है। बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें एक हिरण का बच्चा दौड़ रहा है, वह हाथी से आगे निकल गया, खरगोश से आगे निकल गया। कहीं नहीं कहा मैंने कि हाथी को हरा दिया या खरगोश को हरा दिया। वो नाला कूद जाता है, खंडहर पार कर जाता है, दौड़ता रहता है। फिर उसको एक पत्थर से, चट्टान से ठोकर लगती है और चोट खा के गिर जाता है। भालू आता है, उसको चुप कराता है, बंदर आता है, मालिश करता है। बच्चा चुप नहीं होता है। थोड़ी सी घटनाएं आगे चलती हैं। बाद में बच्चे की माँ आती है, वो बच्चे को रोता देखती है तो कहती है कि लो मैं इसको मारे दे रही हूँ। चट्टान को मारने के लिए चलती है तो बच्चा रोक देता है, कहता नहीं इसको मत मारो वरना ये भी रोने लगेगा। शायद यह बात लोगों को अपील कर गई। लोगों को लगता है कि हमें बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि हमें किसी को हराना है या हमें जिस चीज़ से चोट लग गई हमें उसको मारना है। यह बिंदु शायद क्लिक कर गया। जैसे राजेश खन्ना साहब की एक ही अदा थी, वो आँख झुका के जब मुस्कुरा के गाना गाते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे। तो शायद इस छोटी सी नन्ही सी रचना की यही बात विश्व समुदाय को अपील कर गई है, जो इसका पूरे संसार में इतने बृहद स्तर पर
अनुवाद हो रहा है। मुझको तो पता भी नहीं था कि शायद 115 भाषाएं होती हैं, लेकिन अनुवाद जारी है और आप लोगों की दुआ रही तो शायद अनुवाद कुछ और होगा। और कुछ बातें और करने का मन करने लगा, क्योंकि लालच बढ़ता ही जाता है। मेरा एक उपन्यास है किशोर वर्ग का, बाल साहित्य में ही गिनती होती है उसकी, होगी जीत हमारी। यह पर्यावरण संरक्षण पर है। इसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया था और भारत सरकार ही इसका 15 भाषाओं में अनुवाद कर रही है। 9 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित होकर आ चुकी है और 6 भाषाओं में अंडर प्रिंट है। यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण पर है, लेकिन इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो मैंने कहीं भाषण देना तो दूर पर्यावरण संरक्षण पे, मैंने इस पर्यावरण संरक्षण शब्द का प्रयोग ही शायद नहीं किया है। कहीं नहीं कहा है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। घटनाक्रम का ताना बाना मनोरंजक और रहस्यमय ढंग से और ऐसे ढंग से बुना है कि लोग उसको पढ़ते चले जाएं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और उनके अंतर्मन में स्वयं कहीं न कहीं स्थापित होता चला जाएगा कि हमें पहाड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, अवैध खनन नहीं करने चाहिए, वृक्षों का अंधाधुंध कटान नहीं होना चाहिए। चूँकि पूरे उपन्यास में मैं भाषणबाजी से बचा हूँ और पर्यावरण संरक्षण शब्द के प्रयोग से बचा हूँ, शायद इसीलिए यह उपन्यास सरकार को पसंद आया है और उसका 15 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। तो इन 2 पुस्तकों का उल्लेख करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मेरे सभी बंधु कोशिश करें कि हम बच्चों को जो भी शिक्षा दें वो अप्रत्यक्ष शिक्षा दें, डायरेक्ट शिक्षा देने से बचें। शायद तभी बाल साहित्य सफल होगा और यह हम सब साहित्यकारों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हम सभी को करना होगा। तभी आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मीनू त्रिपाठी जी भी आ गई हैं। कई मित्र बीच में आए जो नाम हल्के से चमके और उसके बाद गायब हो गए, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट नहीं कर सका, लेकिन मैं हाथ जोड़ के सभी का वंदन करता हूं और भाई ऋषि शर्मा जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।